चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया था थर्मोडायनेमिक्स, हमारा टॉपिक चल रहा था। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने सबसे पहला टॉपिक कुछ बेसिक टर्म और वर्क पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको यू या फिर ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी कहते किसे। इंटरनल एनर्जी होता क्या है? इट इज़ अ सम ऑफ ऑल एनर्जीज, यानी जितनी भी एनर्जी सिस्टम के द्वारा सिस्टम के अंदर होगी, जितनी भी एनर्जी सिस्टम के अंदर होगी वो क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या क्या हो सकती है? तो बात कर सकते हैं, अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांजिशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। तो और भी पता नहीं कितने तरीके की एनर्जी सिस्टम के अंदर हो सकती है, हमें पता नहीं है अभी तक। तो इसीलिए हम जो है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई या फिर यू को हम मेजर नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई या फिर यू को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स की बड़ी अच्छी या केमिस्ट्री की बड़ी अच्छी बात है कि हम चेंज इन यानी डेल्टा यू को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। डेल्टा यू को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या है समझना, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या है? पार्टिकल है, ठीक है। यानी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसको हमने बोला यू है। अब इस यू को, इस एब्सोल्यूट यू की वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या कर दे? मेजर कर दे। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मेजर कर दे। हम क्या करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। यानी अगर अभी सिस्टम की एनर्जी यू है, तो हमने अगर प्रोसेस करा और प्रोसेस करने के बाद उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? इसको म्यू1 मान लेते हैं, इसको म्यू2 मान लेते हैं, म्यू2 हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो म्यू2 है, यू2 है माइनस यू1, इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू को, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं। जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर। यानी म्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। यानी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो म्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटाया तो यू भी क्या होगा? घटेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम टेम्परेचर देंगे, सिस्टम को देंगे टेम्परेचर, अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी सिस्टम की, तभी तो टेम्परेचर बढ़ा। अगर टेम्परेचर घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो क्या होगी? घट गई। ठीक है, तो ये बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो हमने बात करी थी आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटरनल एनर्जी के। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये बात करी हमने इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी जो होता है, ये क्या है? एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये
स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ये हो गया इंटरनल एनर्जी खत्म। अब हम बात करते हैं हीट की, कि किसे कहते हैं हीट, जिसको क्यू से, स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हीट की बात करते हैं। तो हीट क्या है, हीट क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ हीट, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र का एक क्या है, एक मोड है। यानी हीट क्या है, सिंपल अगर बात करना चाहे तो एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक फॉर्म है। जैसे आपने बहुत सारे पढ़ा होगा, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इट इज़ एक आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आता है और पोटेंशियल एनर्जी आता है। नॉन मैकेनिकल एनर्जी में आता है हीट, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब क्या है, उसके फॉर्म है। तो लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हीट है। हीट, हीट क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आता है। हीट जो होगा, ये हीट जो है, ये ना ही सिस्टम की होती है ना ही सराउंडिंग की होती है। ये तो हीट जो होता है ये प्रोसेस की होती है। यानी प्रोसेस जब होगा तब, जब प्रोसेस होगा तब तब हीट हो आएगा, और प्रोसेस नहीं होगा तो हीट भी नहीं होगा। यानी क्यू, हीट एंड वर्क जो होते हैं आर पाथ फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। क्यू एंड डब्ल्यू यानी हीट एंड वर्क जो होते हैं आर ओनली फॉर प्रोसेस। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, प्रोसेस करने के लिए डिफाइन है, ना ही एक्सटेंसिव और ना ही इंटेंसिव। नहीं, क्योंकि अगर ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है तो सिस्टम दो तरह का होता था, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। और अगर ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रोसेस की प्रॉपर्टी है, तो कैसे ये एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव। तो हीट जो ना ही एक्सटेंसिव है और ना ही इंटेंसिव है। चलो अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ये थोड़ा बेसिक था, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन से लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, इसकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहला लॉ जो होता है, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बेस्ड है एनर्जी के कंजर्वेशन पे, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। और हमें पता है एनर्जी क्या होता है, यानी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है क्या है, इट स्टेट दैट एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। बट इट, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आप एनर्जी को ना ही बना सकते हो और ना ही ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कंक्लूजन क्या निकला। तो डिफरेंट डिफरेंट बात करते हैं प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि इसका इक्वेशन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर बात करें तो ये फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी is equal to heat and is equal to work. Oh, sorry, change in internal energy equal to heat plus work, heat plus work. अब बात करते हैं सबसे पहला प्रोसेस जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है इसकी बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस हमने बात भी लास्ट क्लास में भी बात करा था। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर क्या रहता है, जीरो रहता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या रहता है, जीरो रहता है। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो ही होगा ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जीरो होगा यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें क्या कहा कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, Q प्लस डब्लू होगा, Q प्लस डब्लू होगा। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्या होगा, Q इक्वल टू Q प्लस डब्लू इक्वल टू में क्या होगा, जीरो होगा। और इसी से दो फॉर्म बन सकते हैं इसके। एक कि अगर डब्लू को मैं प्लस था इधर आके इधर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डब्लू। और अगर डब्लू को इधर रख के क्यू को इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, डब्लू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। मतलब क्या है इनका ये समझते हैं। प्लस क्यू मतलब प्लस मतलब हीट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, और वर्क क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव। और हीट पॉजिटिव मतलब क्या आता है कि अगर जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा होगा तो जो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट जो सिस्टम को दिया जा रहा होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू वर्क ऑन द सिस्टम होगा या बाय द सिस्टम होगा, वर्क बाय द सिस्टम होगा, क्योंकि वर्क क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, वर्क बाय द सिस्टम। समझ में आ रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी क्या रहा है, कह ये रहा है कि सपोज करो एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर आपने क्या करा, वो आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप क्या कर रहे हो, हीट इसके अंदर दिया आपने, तो जो हीट ये सिस्टम गेन करेगा ये उससे क्या करेगा, ये वर्क कर लेगा। क्या कर लेगा, उससे वर्क कर लेगा। ये कहने का मतलब है यहाँ। और इसका मतलब क्या है यहाँ पे, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट क्या है, नेगेटिव आ रहा है, यानी हीट रिलीज हो रही है यहाँ से, हीट रिलीज बाय द सिस्टम किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यानी हीट जब रिलीज होगा, हीट जब रिलीज होगा या जब हम क्या करेंगे, वर्क कर रहे होंगे सिस्टम के ऊपर, तो वो किसके रूप में निकल रहा होगा, हीट के रूप में बाहर निकल रहा होगा सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें
चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। अब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है तो मतलब क्या है सर, इससे हम ये मतलब ये है कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वो बोलता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्लू के। और हमें पता है, साफ साफ जानते हैं कि जो डब्लू होता है वो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के इक्वल होता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो है तो बताओ वर्क भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है ना। और अगर वर्क जीरो हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हीट के इक्वल होगा। क्या होगा, हीट के इक्वल होगा। सिंपल है ना, ठीक है। इसके भी दो फॉर्म की बात कर सकते हैं कि अगर Q पॉजिटिव हुआ, Q पॉजिटिव हुआ और Q नेगेटिव हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हीट Q पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, हीट सिस्टम अब्जॉर्व कर रहा है, हीट अब्जॉर्व बाय द सिस्टम इन आइसोकोरिक प्रोसेस is equal to इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो हम बात कर सकते हैं कि टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। वही इसकी बात करें, हीट रिलीज बाय द सिस्टम इन आइसोकोरिक प्रोसेस is equal to डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। यानी जाहिर सी बात है कुछ नहीं हो रहा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम क्या है, जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। तो डेल्टा यू जो हुआ किसके इक्वल हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हीट के इक्वल हो गया। अगर हीट पॉजिटिव है यानी सिस्टम का फायदा हो रहा है, यानी हीट अब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हीट अब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है ना, सपोज करो यहाँ पे, चलो डायग्राम से बता देते हैं। ये देखो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या कर रहा है, हीट, ये सिस्टम क्या कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। हीट क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हीट अब्जॉर्ब करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। और वही सपोज ये तो ये हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सिंपल है। अगर सपोज करो सिस्टम ने क्या करा, हीट क्या करा, रिलीज करा। पहले अब्जॉर्ब कर रहा था, अब क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो नेगेटिव का साइन, यानी सिस्टम का नुकसान हो रहा है। और सिस्टम का अगर नुकसान होगा तो बताओ इंटरनल एनर्जी जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, इंटरनल एनर्जी घटेगा ना, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो यही तो कह रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये थोड़ा वर्ड है, बस वर्ड का ही खेल होता है। इस वर्ड को अगर हम समझ लेते हैं ना तो थोड़ा चैप्टर हमारे लिए ईजी रहता है, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं तो मतलब समझ में आना चाहिए ना। एडियाबैटिक प्रोसेस यही बात आ रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट क्या होता है, जीरो होता है यहाँ पे। हीट क्या हो रहा होता है यहाँ पे, जीरो होता है। और हीट का अगर एक्सचेंज ही नहीं है, मतलब क्या है, हीट का एक्सचेंज जीरो का मतलब क्या है, थर्मस फ्लास्क का बेस्ट एग्जांपल है। सपोज करो ये सिस्टम था, इस सिस्टम में क्या करा मैंने, बाहर से थर्माकोल लाके इसके वॉल के क्या कर दिया मैंने, चिपका दिया। अब हीट ना ही अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर जा सकता है, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट क्या हुआ, यहाँ पे जीरो हुआ। और अगर एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो हुआ तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, हीट प्लस वर्क के इक्वल होता है। अगर Q ही जीरो हो गया तो बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। अब यहाँ से भी दो बातें निकलती है, बात कंक्लूजन,
दो कंक्लूजन ये है कि अगर वर्क पॉजिटिव है, वर्क क्या है, पॉजिटिव है, और वर्क नेगेटिव है, तो इससे का मतलब क्या है? जब भी वर्क पॉजिटिव है, मतलब वर्क पॉजिटिव है मतलब क्या हो रहा है? सिस्टम का फायदा हो रहा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू इंक्रीज, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। या फिर जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। सिंपल समझना। ये क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। और जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो इसमें हीट का ना ही सिस्टम के अंदर आएगा और ना ही हीट सिस्टम से बाहर जाएगा, यानी अंदर का हीट एक्सचेंज ऑफ द हीट क्या आया? जीरो। जब इस पे वर्क होगा, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो इसमें भी क्या होगा? जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं वर्क नेगेटिव का मतलब क्या होगा। वर्क नेगेटिव मतलब क्या है कि वर्क, अब यानी सिस्टम का नुकसान हो रहा है, सिस्टम का नुकसान हो रहा है, तो यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब भी सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो उससे क्या होगा? इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी सिस्टम से निकल रही है ना ये, सिस्टम से, यानी वर्क डन बाय द, अब सिस्टम क्या कर रहा है? खुद से वर्क कर रहा है, और जब खुद वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? मॉलिक्यूल की कम होगी, और इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होने वाला है? कम होने वाला है ना। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, जिसका नाम थर्ड था, फोर्थ, आइसो बारिक प्रोसेस, आइसो बारिक प्रोसेस। आइसो बारिक प्रोसेस की बात करें तो बात नाम बता रहा है, आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर, यानी जिसमें चेंज इन प्रेशर क्या हो? जीरो। चेंज इन प्रेशर क्या हो? जीरो। और प्रेशर क्या रहे? यहाँ पे कांस्टेंट रहे, यानी पी कांस्टेंट है और चेंज इन प्रेशर क्या है? जीरो है, तो वो क्या कहलाता है? आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? हीट प्लस वर्क के इक्वल होता है। हीट प्लस वर्क के क्या होता है? इक्वल होता है। अगर डेल्टा पी, हमें पता है डेल्टा पी जीरो है मतलब क्या है? हमें पता है, यहाँ से छोटा सा एक बात कर लेते हैं। वर्क क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी वर्क क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। वर्क क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू में क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब डेल्टा यू है इक्वल टू में क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब इसको क्या कर सकते हैं? इधर भेज सकते हैं, इधर भेजें तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा यू क्या हो जाएगा? प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? क्यू। सिंपल है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो इसको क्यूपी बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोल सकता हूँ? क्यूपी बोल सकता हूँ। और यहाँ से एक बात समझ में आती है, हमें समझना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू में क्या है? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इंथैल्पी के इक्वल होता है। क्या होता है? इंथैल्पी। अब इंथैल्पी क्या होता है अभी बात करेंगे, बस अभी ये जानने वाली बात ये है कि जब भी आपको बोले हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो इंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? इंथैल्पी के बारे में। और जब भी आपको बोले हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंटरनल एनर्जी की। यानी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा इंटरनल एनर्जी बताओ, वो बोलेगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको उससे क्या समझना है? इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बताओ, नहीं सॉरी, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा इंथैल्पी बताओ, वो बोलेगा हीट एट
कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, ओ सॉरी कांस्टेंट प्रेशर बताओ। ठीक है, अभी तक हमने इतनी बात हमने करी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पे कई तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, उन न्यूमेरिकल को करते हैं और देखते हैं कि अभी कितनी समझ बढ़ी है उससे। न्यूमेरिकल जो होता है वो थोड़ा माइंड को फ्रेश भी करता है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। 300 जूल हीट इज absorbed by system, 300 joule heat is absorbed by system, then find change in internal energy if work done by the system is 100 जूल इज 100 जूल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। क्या बोल क्या रहा है ये कि एक सिस्टम है, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ही यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद वो समझो क्या गिवन डाटा है, और उसके बाद क्या करो, आप डायग्राम बनाओ। और डायग्राम से आधी चीज़ें तो यूँ ही क्लियर हो जाता है कि क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या अप्रोच लगाना है। ठीक है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम को बोल रहा है कि 300 जूल हीट क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। यानी जाहिर सी बात है, यानी हीट क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर जा रहा है, और वो भी कितने 300 जूल की हीट जा रही है। यानी क्यू क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। क्यू क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि अब्जॉर्ब कर रहा है। अब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम का फायदा हो रहा है, सिस्टम का फायदा हो रहा है, यानी साइन क्या लेते हैं, क्यू का पॉजिटिव लेंगे। और उसके बाद बोल रहा है कि इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल। अब समझना, अब वर्क जैसे ही 300 जूल इसने इस सिस्टम ने हीट को अब्जॉर्ब करा, उससे इसने क्या करा, वर्क करा। उससे इसने क्या करा, वर्क करा। और वो वर्क कितने का करा, उतने 100 जूल का क्या कर लिया, वर्क कर लिया। क्या कर लिया, 100 जूल का वर्क कर लिया। और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, किससे हुआ है, बाय द सिस्टम। और बाय द सिस्टम हुआ है यानी सिस्टम ने खुद वर्क करा है, और सिस्टम का खुद का वर्क होता है यानी वो क्या होगा, नुकसान हुआ सिस्टम का। और सिस्टम का नुकसान यानी साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, Q प्लस W होता है। क्या होता है, Q प्लस W। अब बस फॉर्मूला में लिखना है, पुट करना है। हमसे पूछा भी वही था, इंटरनल एनर्जी पूछा था, तो इंटरनल एनर्जी पूछा है तो क्या बोलेंगे, डेल्टा यू। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू क्या है यहाँ पे 300 जूल। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे -100 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आया, 200 जूल। सिंपल है ना, इससे आसान न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था ये। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हमने करा। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 100 जूल। अब क्या हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। अब सिस्टम खुद वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। यानी सिंपल है, सिस्टम था, सिस्टम ने हीट को अब्जॉर्ब करा, कितने जूल, 300 जूल। और उसके बाद सिस्टम ने क्या करा, सिस्टम के ऊपर 100 जूल का वर्क भी हो गया। यानी 300 जूल उसने अब्जॉर्ब भी करा और 100 जूल का उसके ऊपर वर्क भी हो गया। तो पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी कितनी होगा। तो बस थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल लो क्या कहता था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q प्लस W होता है। यानी डेल्टा U, यानी अब्जॉर्ब करा है यानी कितना, प्लस का 300 जूल। वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। और वर्क ऑन द सिस्टम होगा तो यानी वर्क क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव में लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। और पॉजिटिव में लेंगे यानी कितना एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी 400 जूल एनर्जी होगी। जाहिर से पता भी है ना आपको, हमें समझ में आना भी चाहिए कि देखो भाई सिस्टम था, सिस्टम ने 300 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब करा। अब्जॉर्ब होने के बाद उसके ऊपर 100 जूल की और वर्क हो गया। और जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क होता है
तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है ना, तो जाहिर सी बात है वो देखने को ही मिला यहाँ पे कि 400 हो गई अब। जहाँ यहाँ पे जब इसने यहाँ सेकंड फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट में क्या हुआ था, सिस्टम ने खुद वर्क करा था, और सिस्टम ने खुद वर्क करा तो एनर्जी का लॉस करा ना उसने, और एनर्जी का लॉस करा तो 300 तो उसने अब्जॉर्ब करा और 100 का लॉस कर दिया, तो जाहिर सी बात है कितना एनर्जी बची, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 200 एनर्जी हो गई। ठीक है, तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है एक और, न्यूमेरिकल है एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस, 2 मोल ऑफ गैस is increase from 1 liter to 2 liter if heat absorbed by the gas is 500 joule, then find internal energy, ठीक है, ये भी देखो क्वेश्चन इजी लग रहा है, बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, तो देखना समझना, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 290 केल्विन पे 219 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर इफ हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस इज 500 जूल। समझना, तो मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा ई पूछ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि यानी ये जो टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर क्या रहा है, 298 केल्विन रहा है, 298 केल्विन रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी 298 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 1 लीटर से 2 लीटर। इफ हीट अब्जॉर्ब बाई गैस इज 500 जूल, देन फाइंड द इंटरनल एनर्जी। देखो सिंपल, कितना आसान न्यूमेरिकल है। टेम्परेचर क्या रहा है यहाँ पे 298 केल्विन, यानी कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, यानी डेल्टा टी क्या रहा, 0। और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर ही नहीं हुआ, तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा क्या, वो भी तो क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन आंसर क्या है, 0। तो ये हमें थॉट अपनाना है कि हमें देखना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है समझ में ही नहीं आ रहा। कई बार हमें अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होता है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। जैसे कि एक और क्वेश्चन की बात करें तो चलो एक और क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन देते हैं। देखो समझना, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड isothermally into vacuum up to 10 liter, then find heat absorbed by the system, तो देखना ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस है जो एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली वर्ड है, इंपॉर्टेंट है समझना। हीट आइसोथर्मली यानी डेल्टा टी क्या है, 0 है, इनटू वैक्यूम अप टू 10 लीटर। वैक्यूम देखो, वैक्यूम यानी प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। वैक्यूम है ना, वैक्यूम है यानी प्रेशर कितना है, 0 है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 0 है। अप टू 10 फाइंड द हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो हमें पता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, Q प्लस W होता है। अगर डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U भी क्या होगा, 0 होगा, यानी ये भी 0 होगा। और प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, यानी P भी 0 हो गया तो हीट भी क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है ना। देखो आसान क्वेश्चन था, कुछ था मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल,
जिसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, बस सिंपल, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब बात करते हैं, अब टॉपिक लेते हैं। अब थोड़ा न्यूमेरिकल हो गया, अब थोड़ा टॉपिक देखते हैं। चलो पहला टॉपिक उठाते हैं, डेट इज कॉल्ड इंथैल्पी। वर्ड आया था ना इंथैल्पी, अभी फॉर्मूला भी देखा था हमने। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंथैल्पी क्या होता है? इट इज हीट absorbed or released by the system. Heat is absorbed or released by the system at constant pressure. ये क्या होता है? इंथैल्पी होता है। क्या होता है? इंथैल्पी होता है, सिंपल। तो इंथैल्पी यानी, ये तो इंग्लिश का भाषा हुआ। इट इज अ हीट अब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है इंथैल्पी? इंथैल्पी मतलब होता है टोटल कंटेंट ऑफ द हीट इन द सिस्टम, यानी किसी सिस्टम में कितनी हीट कंटेंट है, कितनी हीट भरी पड़ी है इस सिस्टम के अंदर, वही क्या कहलाता है? इंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंथैल्पी। ये जो इंथैल्पी है, यानी ये कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? ये स्टेट फंक्शन है। मैंने बताया था जितने भी आपके एनर्जीज हैं सारे के सारे क्या स्टेट फंक्शन है, जिसको इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, रास्तों से मतलब नहीं है, पाथ से मतलब नहीं है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? मैंने बताया था जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यूनिट की बात करें तो सिंपल एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होगी, किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो अभी तक हमने देखा ही फॉर्मूला क्या था इसका? डेल्टा क्या था? रुको, एच इक्वल टू में क्या था? एच इक्वल टू में ई प्लस पी वी, यानी इंथैल्पी इक्वल टू में चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू में इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। जैसे हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैसे ही हम सिस्टम की एब्सोल्यूट इंथैल्पी हम मेज़र नहीं कर सकते, यानी एच को हम मेज़र नहीं कर सकते, डेल्टा एच को मेज़र कर सकते, यानी चेंज इन इंथैल्पी को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी को मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। अब देखो डेल्टा एच, यहाँ पे अगर मैं डेल्टा मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो डेल्टा एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा? डेल्टा पी वी हो जाएगा। ठीक है, समझना यहाँ से। अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? तो यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि डेल्टा एच इक्वल टू में डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे हमें पता है एक आइडियल गैस, हम ये पूरा चैप्टर आइडियल गैस पे ही है। ठीक है, गैसेज जो है ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, जिसका नाम होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी इक्वल टू में एन आर टी, तो ये पी वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन आर टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ मैं, डेल्टा पी वी की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? डेल्टा एन आर टी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं? समझना, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, डेल्टा पी बी प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? एन आर डेल्टा टी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया? जीरो हो गया, और डेल्टा पी भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? जनरली रिएक्शन
ये क्यों हुआ इसका कारण बता रहा हूँ। जनरली रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, ओपन वेसल में हो रहा होता है, टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। जनरली जो रिएक्शन हो रहा होता है वो कहाँ हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर में। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो यानी डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो, और अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, जीरो। तो क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा, यहाँ से बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, डेल्टा पी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और डेल्टा टी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो वहाँ से हट गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, पी डेल्टा वी इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एन जी आर टी, ये लिख सकता हूँ। अब इस पी डेल्टा एन जी आर टी को कहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, ये जो हमारा इक्वेशन था यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो यानी ये बोल सकता हूँ डेल्टा एच इक्वल टू में क्या होगा, डेल्टा ई प्लस पी वी था, इस पी वी की जगह क्या पुट कर देता हूँ, डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये समझ में आएगा, ठीक है। इस पी वी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, डेल्टा पी वी की जगह, यानी ये डेल्टा एन जी आर टी हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, हीट एट कांस्टेंट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और डेल्टा ई क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या है, इसकी बात करते हैं। डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या होता है, समेसन ऑफ, डेल्टा एन जी क्या है, समेसन ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। डेल्टा एन जी क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। समेसन भी लगा देते हैं यहाँ पे साइन। यानी डेल्टा एन जी क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो आता है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच जो होगा वो भी किससे बड़ा होगा, डेल्टा ई से बड़ा होगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी से बड़ा होगा। अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो हुआ, लेस देन जीरो हुआ, तो डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन क्या होगा, डेल्टा ई होगा। अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो हुआ, इक्वल टू जीरो हुआ, तो डेल्टा एच क्या होगा, इक्वल टू में डेल्टा ई होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इतनी बात हम समझते हैं। अब कुछ इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखते हैं कि ये डेल्टा एन जी सिंपल याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये याद करना है आपको, डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी क्या होता है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ध्यान रखना रिएक्शन में वो गैसियस होना चाहिए, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। अगर वो सॉलिड या लिक्विड हुआ तो उसका डेल्टा एन जी हमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि, तो जैसे कि देखो, H2 गैस प्लस Br2 गैस, H2 गैस प्लस Br2 गैस क्या देता है, HBr गैस दे रहा है। तो बोल रहा है कि डेल्टा एन जी बताओ, डेल्टा एन जी क्या होगा। तो डेल्टा एन जी अगर हमें पूछ रहा है तो ये 2HBr लिख लो। तो डेल्टा एन जी पूछ रहा है तो मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है, और वो क्या होगा, माइनस होगा स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, HBr के आगे 2 देख रहा है, और रिएक्टेंट का क्या होगा, इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। और डेल्टा एन जी 0 होगा तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, डेल्टा एच जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा ई के इक्वल होगा। यानी चेंज इन इंथैल्पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन सॉलिड रिएक्ट विथ H2O, कार्बन सॉलिड रिएक्ट विथ H2O गैस, और वो क्या दे रहा है, 2H2 गैस प्लस CO2
गैस प्लस CO2 गैस। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन लिख के बैलेंस करो और फिर उसके बाद क्या करो, डेल्टा NG कैलकुलेट करो। तो डेल्टा NG क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ये भी गैस है ये भी गैस है, तो 2 + 1 3। और वही अगर रिएक्टेंट की बात करें तो ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है। तो गैस का स्टोकियोमेट्रिक कितना है, 2 है, तो 3 - 2 यानी 1। यानी डेल्टा NG क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और डेल्टा NG पॉजिटिव आ रहा है यानी डेल्टा H जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। सिंपल, समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं फाइनल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या निकलता था, कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है। ये सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है। अगर पूछे इसका डेल्टा NG बताओ तो डेल्टा NG क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। और गैसियस प्रोडक्ट में कौन है, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर वही बात करें इधर क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और गैसियस रिएक्टेंट है या फिर सॉलिड है, तो सॉलिड और सॉलिड है यानी 0 है। गैसियस रिएक्टेंट नहीं है तो नहीं है, तो यानी 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। और 1 यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी डेल्टा H जो होगा वो किसके बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी। जैसे कि देखते हैं, फॉर द रिएक्शन C3H8 गैस 5O2 गैस gives 3CO2 gas plus 4H2O liquid at constant pressure, then delta H minus delta E क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, कंबसन दे रखा है हाइड्रोकार्बन का, और वो ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि डेल्टा H और माइनस डेल्टा E के बारे में क्या रिलेशन होगा। तो हमें पता है सोल्यूशन अगर हमें पता है, डेल्टा H जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT होता है। यही हमने अभी रिलेशन ड्राइव भी करा था। और वो क्या पूछ रहा है कि डेल्टा H, ये डेल्टा E प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, डेल्टा NG/RT हो जाएगा। सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, बस डेल्टा NG कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। डेल्टा NG अगर कैलकुलेट करें तो क्या कहता था, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो गैसियस प्रोडक्ट। और गैसियस प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ये है 3 है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। और ये क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे, 3। अब रिएक्टेंट का देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर रिएक्टेंट का देखते हैं तो यहाँ पे कितना है, 1, और इधर कितना है, 5, और इधर 5 है, ठीक है, इधर 5 है, और 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो माइनस का क्या करेंगे, 6, तो आंसर क्या आएगा, -3 यानी डेल्टा NG नेगेटिव आया। और डेल्टा NG नेगेटिव आया यानी डेल्टा H जो होगा वो लेस देन होगा किससे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यानी सिंपल यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा H जो है माइनस डेल्टा E जो है वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, -3RT के, -3RT के, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब कुछ बात करते हैं, अच्छे टर्म लेते हैं अब, ठीक है। जिसमें से पहला टर्म देखते हैं, हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल C से। क्या होता है हीट कैपेसिटी, देखते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज, बताया था मैंने, किसी एक सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी एक सब्सटेंस का 1 डिग्री
सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ heat required, it is the amount of heat required to increase the temperature of a given amount of substance, यानी it is the amount of heat required to increase the temperature of a given amount of substance, कितने डिग्री से, 1 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। जैसे कि सपोज करो ये 1 केजी का सब्सटेंस है, क्या है, 1 केजी का, और मैंने इसमें हीट दी 100 किलो जूल की हीट दी, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया, इसका 10 केल्विन हो गया। तो अगर मैंने 1 किलो के सब्सटेंस को 100 किलो जूल की एनर्जी दी और उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 10, तो यानी अगर मुझे 1 डिग्री का सेल्सियस यानी 10 केल्विन हो गया जब किसको कितनी हीट मिली, इसको 100 किलो जूल एनर्जी मिली। ठीक है, तो 1 डिग्री केल्विन कितना हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना होगा, 10 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई। कितनी हुई, 10 किलो जूल की। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू में Q/Δt, C इक्वल टू में Q/Δt। हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, कितना एक सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, वही अब 1 मोल की, वो जो सब्सटेंस का है उसका हमने वेट निर्धारित कर दिया। अब कितने सब लेना है, 1 मोल का लेना है। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी 1 मोल सब्सटेंस का जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या कहलाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर हीट को C लिखेंगे और नीचे M लिखेंगे और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, Q/Δt, एन Q/N∆T, यानी 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, मोल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी इसको बोल सकते हैं Q, ऐसे बोल सकते हैं CM∆T, NCM∆T। ठीक है, ये बात हो गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ये थोड़ा वर्ड है जो समझने वाली बात है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये वर्ड फिजिक्स में भी आएगा, जब फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो ना वहाँ पे भी आता है ये, तो यहीं समझते जाओ, कुछ नहीं है, बस ये डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase a temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन, वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, CQ/M∆T, रुको QM/∆T। ठीक है, Q/M∆T। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू में, रुको इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो क्या हो जाएगा ये एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, यूनिट क्या होगी, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, पेज ऐड कर लेता हूँ मेरे को। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बातें बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 3 वर्ड पढ़े हमने। 3 वर्ड में सबसे पहला पढ़ा हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी कुछ नहीं, किसी भी एक सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला C=Q/डेल्टा T होता है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, अब वो जो सब्सटेंस है वो उसका हमने 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाता है, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला Q/N∆T होता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, अब बात करते हैं ये हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। दूसरा होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी यानी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बता रहा होता है, इंथैल्पी। याद करो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या देता है हमें, इंथैल्पी देता है, जो कि किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होगा, CP∆T, CP∆T। ठीक है, वही बात करें मोलर हीट कैपेसिटी का तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN मोल का, यानी N मोल का है, CP∆T। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू में MS∆T। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या देता है हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी देता है। याद करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी देता है, क्या देता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी तक हमने पढ़ा ना कि जो Q होता है वो क्या होता है, Q जो होता है वो होता है C × ∆T। और जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम QP, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या देता है हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी देता है। तो यानी QV की जगह डेल्टा यू लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, तो ये लिख दिया मैंने, डेल्टा यू इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, Q∆T, सॉरी Q नहीं लिखूँगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिखूँगा डेल्टा यू क्या होता है यहाँ पे, CV∆T हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, NCMV∆T हो जाएगा। और डेल्टा यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा MSV∆T, सिंपल। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। CP और CV के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी ये क्या है, CP क्या है, की बात करें तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है, CV क्या है, हीट कांस्टेंट
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है, H इक्वल टू में, यानी इंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, वो एनर्जी के, यानी इंथैल्पी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी होता है। अब इस H की जगह क्या ले सकता हूँ, E प्लस nRT ले सकता हूँ, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या ले सकता हूँ, इसको H इक्वल टू में E प्लस RT ले सकता हूँ, हाँ। और इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा ये dH बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा dE बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा dRT बाई डी टी, सिंपल है, ठीक है। dH बाई डी टी यानी इंथैल्पी एट टेम्परेचर, यानी इंथैल्पी एट टेम्परेचर क्या देता है हमें, Cp देता है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा हमें, Cv देगा। और ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा R। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, रिलेशन क्या बना, Cp माइनस Cv इक्वल टू में R। तो ये याद रखना है, पूछ लेते हैं कभी कभार, Cp माइनस Cv इक्वल टू में R, इसको बोलते हैं मेयर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मेयर फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू में R, याद रखना है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं वर्क डन। लास्ट टॉपिक देखना है, उसके बाद फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क डन देखने जा रहे हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस देखने जा रहे हैं सबसे पहले। यानी अब डिफरेंट वर्क देखेंगे, ठीक है। जब प्रोसेस डिफरेंट होगा तो वर्क भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन, यानी वो भी आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखते हैं, समझना, ठीक है। तो सपोज करो एक पिस्टन है, एक पिस्टन है और यहाँ पे P इंटरनल है, प्रेशर है। और मैंने क्या करा, यहाँ पे बहुत सारे चावल के दाने थे। रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, जिसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक चावल के दाने को यहाँ पे पुट करा मैंने, फिर मैंने दूसरा चावल के दाने को पुट करा, ठीक है। तो यहाँ पे जो P एक्सटर्नल होगा, P एक्सटर्नल यानी बाहर, वो किसके इक्वल होगा, P इंटरनल के। और जब मैं इस चावल के दाने इस पर डाल रहा हूँ तो अंदर का जो प्रेशर हो रहा होगा वो बहुत ही कम चेंज हो रहा होगा। यानी अगर मैं डाल रहा हूँ तो यानी प्लस होगा और dP होगा, यानी स्मॉल चेंजेस हो रहा होगा प्रेशर के अंदर। अगर मैं हटा रहूँगा तो माइनस का होगा, ठीक है। तो उसमें जो वर्क होता है यानी डिफ्रेंसिएशन। और यहाँ पे मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ। और जब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, P एक्सटर्नल dV, जो क्या होता है VI से लेकर V फाइनल, ठीक है। W इक्वल टू में क्या होता है, P एक्सटर्नल dV, वो भी इंटीग्रेशन। वहाँ पे इरिवर्सिबल में तो कांस्टेंट था प्रेशर, तो वहाँ अलग था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेशर वेरिएबल है, तो प्रेशर जब वेरिएबल होता है यानी इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखना W इक्वल टू में क्या ले सकता हूँ मैं, W2 इक्वल टू में क्या ले सकता हूँ, ऐसे इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल। अब इसको क्या ले सकता हूँ, P एक्सटर्नल को, इसकी जगह ये जो है ये ले सकता हूँ, P इंटरनल प्लस माइनस dP इंटू dV, सिंपल है। अब देखना,
अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको डी से, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल, और ये क्या हो जाएगा, अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटरनल डी वी इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल डी वी इंटू में डी पी, और डी वी यानी स्मॉल चेंजेस इन वॉल्यूम और स्मॉल चेंजेस इन प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।